दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मैं ब्रजेश सिंह आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जीके प्लस साइंस का क्विज़ बता रहा हूँ जो कि ये पार्ट 5 रहेगा। इसके अंतर्गत अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापम की दृष्टि से। ठीक है, ये कांस्टेबल के क्वेश्चन है जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे अभी कई पार्ट आने बाकी हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप लोगों को कांस्टेबल में दिक्कत ना हो। कांस्टेबल के पहले मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नदी शिप्रा मतलब शिप्रा नदी जो है किस नदी में जाकर मिल जाती है, डैश में विलीन हो जाती है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि शिप्रा नदी जो है किस नदी में जाकर मिल जाती है, सोन नदी, स्वर्ण नदी या नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो इसका आंसर है आपका चंबल नदी। अब चंबल नदी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि चंबल नदी कहाँ से निकली है। तो चंबल नदी निकली है जाना पाव पहाड़ी, कहाँ, इंदौर। ठीक, जाना पाव पहाड़ी इंदौर मऊ से निकली है आपकी चंबल नदी। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक से। और सोन नदी कहाँ से निकली है, सोन नदी भी निकली है आपकी अमरकंटक से। तो ये इनके आपको उद्गम स्थल याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक दो उद्गम स्थल भी पूछ लिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन है हमारा कि शिप्रा नदी किस में मिलती है तो वो जाके चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि नमक कानून के खिलाफ मतलब जो विरोध प्रदर्शन के लिए नेतृत्व था किसने किया था और मतलब इनमें से कौन सा आंदोलन है। ठीक, तो देखिए नमक कानून के लिए था भारत छोड़ो नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, खिलाफत आंदोलन भी आपका नहीं था। आंसर तो है दांडी मार्च। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दांडी मार्च या जिसको हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक जो उठाया था क्योंकि गांधी जी ने, तो ये कब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट हुआ, ये हुआ आपका 12 मार्च से। ठीक, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 24 दिन तक चला। यानी कि गांधी जी लोग ने जो पैदल यात्रा की थी 24 दिन तक चला ये। और फिर उसके बाद जो है दांडी वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और वहां पे उन्होंने नमक उठाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून तोड़ा जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। तो ये गांधी जी ने किया था। तो दांडी मार्च का मेन लीड रोल गांधी जी ने अपनाया था। इसकी डेट आपको याद रखनी है। आजकल जो है डेट के साथ पूछा जा रहा है। 1930 तो सबको याद है लेकिन 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 मार्च 1930 को वो वहां पहुंचे थे दांडी मार्च में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम क्या है। www यानी कि जब भी इंटरनेट पे हम कोई वेबसाइट लिखते हैं ना www.google.com, तो ये www है क्या। तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड यानी कि वेब। ठीक, डी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक क्वेश्चन और है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन है, बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको सर्च करके जैसे भी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि www की खोज किसने की थी। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे आपने अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे होंगे, कंप्यूटर के वीडियोस देखे होंगे जो अपलोडेड हैं, तो उसमें मैंने ये आंसर बताया हुआ है। लेकिन जो लोग नहीं देख पाए हैं तो आप सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि www की खोज किसने की थी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है कोचीन का शिपयार्ड है। हमारे भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा, कोचीन शिपयार्ड। तो याद रखिएगा कोचीन शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है भारत का। अगला क्वेश्चन, काशी की राजधानी क्या थी। तो देखिए काशी बनारस, बनारस काशी हमेशा बोलते आ रहे हैं। तो काशी की राजधानी क्या थी, बनारस थी। पाटलिपुत्रा नहीं थी, तक्षशिला भी नहीं थी और कौशाम्बी भी नहीं थी। तो काशी की राजधानी बनारस थी या वाराणसी थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि डैश एक अनुज्ञा पत्र है जो एक देश या संगठन के लिए कार्बन उत्सर्जन का निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए अनुमति देता है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मतलब एक ऑथराइज्ड पत्र है या फिर एक परमिट है जो कि कार्बन जो उत्सर्जित करते हैं जो संगठन है उनके लिए दिया जाता है कि आप निश्चित मात्रा में इतना ही कार्बन उत्सर्जित करेंगे, उत्पादन करेंगे, निकालेंगे। तो एक परमिट है। तो इस परमिट का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन प्रत्यय भी इसको
बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भीमबेटका की गुफाओं किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियां के लिए, टाइगर पार्कों के लिए, गुफा कला के लिए या शैल चित्रों के लिए? तो इसका आंसर है शैल चित्रों के लिए। रॉक पेंटिंग, उस पे जो है पहाड़ पे पेंटिंग की गई है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही फेमस है शैल चित्रों के लिए। ये क्वेश्चन तो सीजीएल तक में पूछा जा चुका है। इस राजा ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो देखिए कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस है। तो कलिंग युद्ध जो लड़ा था वो अशोक ने लड़ा था और उसमें इतनी ज़्यादा खून खराबा हो गया था, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अशोक ने इतना ज़्यादा हिंसात्मक रूप अपना लिया था कि वहाँ पे एक भी मर्द बच्चा नहीं बचा था, सिर्फ औरतें बची थीं और पूरे खून की नदियाँ बहा दी थी। जो तो खून देख कर उसको जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो एक क्वेश्चन और उठता है इससे कि कलिंग युद्ध से उठता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी जो मैंने अभी बताया, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और बिंदुसार कौन था? अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। ठीक है, तो इसलिए आंसर अशोक होगा, ना राष्ट्रकूट, अकबर, बिंदुसार कुछ नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत युद्ध होता है, मतलब जो है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 76 के द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो भारत के अभी के जो करंट के महान्यायवादी हैं, मैंने आपको पिछले जो है वीडियो में बताया हुआ था कौन है अभी के जो है अटॉर्नी जनरल या भारत के महा जो है न्यायवादी। चेंज हो गए थे, पहले मुकुल रोहतगी थे और अभी हो गए हैं के वेणुगोपाल। अभी कौन हो गए हैं? के वेणुगोपाल। के ठीक, के से याद रखिए, के वेणुगोपाल अभी हो गए हैं। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड किसका है? तो देखिए कई लोग नरेंद्र मोदी लगा देंगे जिनको जो है क्या बोलते हैं नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी करंट में भाषण देखे होंगे कि अरे मोदी जी तो लंबा लंबा भाषण देते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं थे, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज्ञानी आदमी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, बहुत ज्ञान है, उन्होंने जो है अर्थशास्त्री बहुत अच्छे हैं वो। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर है कि सबसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबा भाषण देने का जो है वो है आपका वीके कृष्ण मेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की वीणा। ठीक, वीणा जो होता है यानी कि जो वीणा है उसका एक वाद्य यंत्र है, कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है? एयर कॉलम, खिंचा हुआ धागा, खिंची हुई झिल्ली, खोला डब्बा। तो जो धागा धागा तो नहीं रहता, खैर उसमें तार रहता है, तो जो खिंचा हुआ तार रहता है, स्ट्रिंग जो रहती है उससे ही ध्वनि निकलती है। जैसे कि गिटार है, गिटार में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो गिटार में भी खिंची हुई स्ट्रिंग के द्वारा ही आपकी ध्वनि निकलेगी। कई प्रकार की स्ट्रिंग रहती है, किसी से मोटी ध्वनि, किसी से पतली ध्वनि, और इस टाइप से जो है इसको किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ भाग, यानी कि वीणा का कौन सा हिस्सा उच्चारण करेगा? तो खिंचा हुआ भाग उसका उच्चारण करेगा, यानी चिंगारी के कारण होता है। यानी कि लाइटिंग होती है। अब लाइटिंग क्यों होती है? कुछ ऊपर घटनाएं होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण जो है बिजली चमकती है। अब बिजली चमकी, ठीक, तो बिजली चमकी तो क्या हुआ कि पहले लाइट दिख गई, साउंड बाद में आया। तो क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है ज़्यादा तेज है साउंड से, तो इस कारण से ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसको कौन मतलब नष्ट नहीं हो सकता? रेशम की साड़ी, कपास की शर्ट, पटसन का थैला या पॉलीथीन? तो सबको पता है कि पॉलीथीन बैग जो है कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए बोला भी जा रहा है कि पॉलीथीन का कम से कम यूज किया जाए। कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता इसमें उपस्थित होती है, मतलब कार्बन की उच्चतम प्रतिशतता जो है इसमें उपस्थित होती है। उसका आंसर मतलब कार्बन सबसे ज़्यादा उच्च किस में रहता है, कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो इसका आंसर है एंथ्रेसाइड। देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइड, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और सबसे खराब पीट। तो इसको भी आपको याद रखना है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइड, सेकेंड नंबर पे बिटुमिनस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
केंचुआ जो है किसानों के मित्र होते हैं, क्यों? तो केंचुआ जो है किसानों के मित्र होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी को खोदते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। और मिट्टी को खाते हैं तो उससे खाद भी बनाते हैं ये लोग, जो मिट्टी और सड़े गले पत्ते को खा के खाद के रूप में भी जो है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर है आपका कि वे मिट्टी खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भर जाती है। तो हवा भर जाती है, इस तरीके से उसको जो है वो मिट्टी को पलटते रहते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी को खोदते हैं और इस प्रकार उसमें हवा भर जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी लगभग इतने मील है, तो इसका मानक रूप बताइए, यानी कि जो ऑप्शन दिए इस हिसाब से बताना है। तो देखिए इसका सबसे सिंपल सा फंडा है कि देखिए नीचे पॉइंट में दिया है 1.416 सब में दिया हुआ है, ठीक। और इधर आपको जीरो गिनना है, कितने जीरो हैं? 2 4, ठीक, 5 जीरो हैं। और अगर 5 जीरो है तो क्या होगा कि अब 5 जीरो है, इसको इसमें बनाना है, पॉइंट में बनाना है आपको, ठीक है। तो आप मान लो अगर इसको किसी को भी गुणा करके देखिए, अगर इसमें आप गुणा करोगे तो देखिए अगर 3 गुणा 3 मतलब 100 का, इसमें 1000 का इंटू कर दोगे तो ये 1416 हो जाएगा। रुक जाइए मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखिए पहले ऑप्शन कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए अगर पहले वाले को लेते हो तो 1.416 में अगर आप 1000 का इंटू करोगे, यानी 3 शून्य का इंटू कर दोगे तो 10 की पावर आप कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे 6 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कितना शून्य बच रहे हैं? आपके 5 शून्य बच रहे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में फिर आप देखो 5 का जब इंटू करोगे, मतलब 4 शून्य का इंटू करोगे तब जाके ये बचेगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बाद यहाँ पे फिर अगेन जो है 5 का वो बचेगा। ऐसे ऐसे करते जाओगे तो जब आप इस वाले पे पहुंचोगे, क्योंकि जो है इसका आंसर आपका होगा डी। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आप इसको करोगे तो क्या होगा कि 1.14 जो है 416 है, इसमें आपने इंटू किया पहले कितने का? 100 का सॉरी 1000 का किया, तो ये क्या बन गया? 1416 बन गया आपका, ठीक। ये हो गया आपका। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इसके बाद कितने शून्य बच गए यहाँ पे? इसमें से 3 हटा दी तो 5 बच गए, 1 2 3 4 और कितने बच गए? 5। तो यही तो है आंसर, यही तो लिखा हुआ है। तो इसको इस रूप में आपको बनाना था, ठीक। या तो इसको एक एक तरीका और भी है, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, देखिए इसको क्या करते, इसके बटे में कितना आ जाता? 1000 आ जाता, 3 शून्य आ जाते क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, इंटू में ऊपर 8 शून्य रहते, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य रहते, तो 1 2 3 शून्य कट जाता, 1 2 3 शून्य कट जाता, तो कितना बचता यहाँ पे? 5 शून्य बचता और 1416 बनता। तो ऐसे भी कर सकते। तो इस तरीके से डिवाइड करने के रूल से भी आप सभी को इसको जो है आप खोज सकते हो कि कैसे इसको हम इस फॉर्म में लाएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद, कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है? तो कोशिका जब एक अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो कोशिका के विभाजन हो जाता है, वो 2 भागों में व्यक्त हो जाते हैं, 2 केंद्रक। देखिए कोशिका का विभाजन कैसे, कई तरीके से होता है, लेकिन नॉर्मल में बता रहा हूँ। जैसे एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, तो कुछ समय के बाद कोशिका जैसे मान लीजिए बड़ा होता गया, बड़ा कोशिका केंद्रक बड़ा होता जाएगा, केंद्रक बड़ा होता जाएगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये ऐसे करके 2 केंद्रक में टूट जाएगा, यानी कि 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। ये केंद्रक जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगा, तो ये 2 कोशिकाएं आपकी बन जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ये सिंपल हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 2 में विभाजित हो जाती कोशिकाएं जो है 2 भागों में विभक्त हो जाएंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उस दांत का नाम बताइए जो भेदन तथा तोड़ने में सहायता करता है, यानी कि किसी चीज को फाड़ना है, काटना है, इसके लिए किया, जैसे गन्ना काटना है तो उसी दांत का यूज करोगे आप। तो वो कौन से दांत है? तो साइड के दांत होते हैं वो, तो वो दांत है अपने कौन से? कैनाइन दांत कहलाते हैं, ठीक है, जो कि कुत्तों में ज्यादा होते हैं कैनाइन दांत। अब इसमें क्या है, अब जैसे इसमें और ऑप्शन है कि मोलर है, दाढ़ है, तो ये चबाने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद अग्र दांत है, काटने के काम आता है। तो इस टाइप से जो है कई दांत है अपने, लेकिन जो कैनाइन दांत है वो चीरने फाड़ने, मांस वगैरह फाड़ने के काम आता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनके द्वारा की गई थी, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा की गई थी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइंस्टीन ने क्या किया था? आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है?
ठीक, तो आइंस्टीन जी ने की थी। आपका जो है क्या है कि आंसर मतलब आपका जो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है ये कि ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है, जरूर बताइएगा ग्राहम बेल ने किस चीज की खोज की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जल का धरती के अंतः स्पंदन दर को घटना किस कारण से हो रहा है। देखिए मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर लेवल, ग्राउंड का जो वाटर लेवल कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो क्यों हो रहा है, इसका आंसर मतलब किस कारण से हो रहा है, तो वो हो रहा है वनोन्मूलन से, मतलब जो है आपका वनों को जो है हटाया जा रहा है दिन पे दिन, वनों को काट के जो है आपका मॉडर्न युग बनता जा रहा है, आपका सिटी बनाई जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर पूरा जंगल काट के वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जिस कारण से अब देखिए क्या होता है, वृक्ष अगर लगा रहेगा तो उसकी जड़ नीचे जाएगी और पानी को हमेशा ऊपर खींचती रहेगी, तो वाटर लेवल हमेशा ऊपर बना रहेगा, मिट्टी को भी पकड़ के रखेगी, ये सब करेगा। लेकिन पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ना पानी रहेगा, ना बारिश होगी, कुछ नहीं होगा, तो ये सब दिक्कत है। इसीलिए पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी जो है वृक्षारोपण किया गया था 1-2 दिन पहले, तो आई होप कि आप लोगों ने भी वृक्षारोपण किया होगा। तो ज़रूर पेड़ लगाएं, एटलीस्ट एक पेड़ लगाएं और उसको 2 साल तक मेहनत करें उस पर, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर है वनोन्मूलन। ठीक, अगला परिताड़न यंत्र क्या होता है। तो देखिए परिताड़न का मतलब है जिस पे आप किसी चीज को मारते हो तो वो आवाज देता है। तो इनमें से कौन सी चीज दिख रही है जिस पे आप हाथ से मारते होगे, तो तबला, ढोलक, ड्रम, इस पे आप हाथ या किसी चीज से मारोगे तो ये आवाज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तबला, ढोलक एंड ड्रम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उस ऊतक का नाम बताइए जिसके द्वारा जल और विलीन खनिज मतलब पौधे तक पहुंचते हैं। तो देखिए सीधी सी बात, इसने खनिज बोल के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया। इसका आंसर है जाइलम, क्योंकि जाइलम जो है आपको पानी को ऊपर तक पहुंचाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खाना कौन पहुंचाता है, तो खाना जो है फ्लोएम पहुंचाता है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है वो खाना पहुंचाता है और सेकंड वाला ऑप्शन जो है जल पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक, बात करते हैं उस अधातु का चयन कीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है। मतलब इनमें से कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है। देखिए फास्फोरस द्रव रहता नहीं है, आयोडीन भी द्रव नहीं रहता, कार्बन भी नहीं रहता। तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई और वह तेजी से सांस लेने लगा, इसका क्या संभव वैज्ञानिक कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, हमारे साथ भी होता है, हम दौड़ के आते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, थक जाते हैं, तो क्यों होता है। भोजन जो उसने ग्रहण किया है वो खत्म हो गया, नहीं। रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है, नहीं। ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। पसीने के द्वारा उसे बहुत सारा पानी खो दिया। इसका आंसर है कि उसके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, उसको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस कारण से वो थकान उसको महसूस हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से क्यों पड़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है। तो ग्रीन हाउस जो होता है वो होता है IR रेस के कारण। ठीक है, इंफ्रारेड किरणों के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इफेक्ट हो रहा है, वातावरण आपका गर्म हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विद्युत उपकरण और ज्वलनशील पदार्थों में युक्त अग्नि को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक कौन सा होगा। तो सबको पता है कि अगर कहीं आग लग गई है तो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है तो उसको आप डाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो बुझ जाएगा। अब वो नहीं है तो बालू, उसके बाद वो नहीं है तो कंबल। ठीक, अगर कहीं आग लगी हुई है तो कंबल, क्योंकि देखिए आग लगता है तो आपको बस ऑक्सीजन वहां ना मिल पाए तो आग बुझ जाएगा। ऑक्सीजन जो है आग को जलाने का काम करता है, तो उसको O2 नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाएगा। बेकिंग पाउडर भी आप वहां पे डाल दोगे तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मिल गया, अगर वो भी आग पे डालते हो तो आग नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस प्रकार की मृदा के जो है कणों का आकार सबसे छोटा होता है, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी या महीन बालू। तो देखिए मृदा की बात हो रही है, मिट्टी की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, यानी चिकनी मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे आकार में पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि क्षयमान जैव पदार्थ से प्राप्त दहनशील पदार्थ इनमें से क्या है। ठीक है, क्षयमान जैव पदार्थ से प्राप्त दहनशील पदार्थ कौन सा है इसमें। तो देखिए
कंबस्टेबल जो है सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गन मैटर इज, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम ऐसे बनता है कि आपको जो है जो पेट्रोलियम मिलता है आपको ज़मीन से, ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पे मिलता है आपको, ठीक है, क्रूड ऑयल के नाम से मिलता है हमको। अब इसको क्या किया जाता है, इसको कई मेथड के थ्रू, इससे डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन और फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं सब इसी से निकलता है। प्रभाजी आसवन विधि से, आसवन विधि से, कई प्रकार की मेथड से जो है इसको जो है आपको कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हल्दी जो कि प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक का सूचक है, जब HCl और NaOH के साथ अलग अलग समय पर पेस्ट के रूप में डाला जाता है तो प्रच्छेदी रंग कैसा देगा। तो जब देखिए जब HCl जो है यानी कि अम्ल है, अम्ल के साथ हल्दी की क्रिया कराओगे तो अम्ल जो है, अम्ल में पीला और क्षार में जो है आपका लाल रंग ये दे देगा। तो अम्ल में पीला और क्षार में जो है ये लाल रंग देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पीला और लाल। आपने देखा होगा, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ कि हल्दी का दाग अगर शर्ट पे लग जाए और उसको आप धोगे, सोडा में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप करके भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि पौधों का यौन प्रजनन भाग कौन सा होता है। तो वो होता है आपका जो है पुष्प। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर आप जरूर दीजिए कमेंट में। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।